हाय। वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को सबके सामने ह्यूमिलिएट करने का और पूरी दुनिया से रशिया को आइसोलेट करने का चाहे जितना भी कोशिश कर ले, दो ऐसे देश रशिया के फेवर में हैं जो दुनिया के लगभग 35% आबादी को होल्ड करते हैं। खैर छोड़ो, कुछ अमेरिकन पॉलिटिशियंस रशिया के बारे में कुछ इस तरह का विचार रखते हैं। रशिया कोई देश नहीं है, ये सिर्फ एक पेट्रोल पंप है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। अब देखते हैं कि ये सब स्टेटमेंट्स रशिया पर फिट बैठता है या नहीं। अगर एक देश खाली तेल ही एक्सपोर्ट करता है तब वो देश बस तेल के पैसों पर ही डिपेंडेंट हो जाता है, तो उन सब देशों के लिए ये स्टेटमेंट ठीक है। रशिया की बात करें तो 2004 से 2014 तक रशियन फेडरल बजट का लगभग 50% हिस्सा ऑयल और गैस रेवेन्यू से आता था। 2014 की सैंक्शंस और ऑयल प्राइस के लगातार गिरावट की वजह से 2014-15 के बाद से ही रशिया अपनी स्पेंडिंग को घटाकर बजट सरप्लस क्रिएट किया। इसी दौरान ही फेडरल बजट में ऑयल और गैस रेवेन्यू का शेयर 10% तक कम हो गया। रशिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात करें तो ऑयल और गैस एक्सपोर्ट रशिया की टोटल एक्सपोर्ट का बस 40 से 60% हिस्सा है। तो ओवरऑल हम बात करें तो हाँ, रशियन इकोनॉमी ऑयल और गैस के ऊपर डिपेंडेंट जरूर है, लेकिन इतना भी डिपेंडेंट नहीं है कि इसे एक पेट्रोल पंप के साथ तुलना किया जा सके। कभी आप लोगों ने देखे हो कि एक पेट्रोल पंप में तेल के साथ साथ गेहूं, कोयला और बंदूक भी मिलता है? मेरा कहने का मतलब यही था कि पुतिन रशिया को जितना बड़ा चढ़ा कर दिखाता है, असल में रशिया उसका 50% भी नहीं है। लगातार सैंक्शंस, ब्रेन ड्रेन, ऑथोरिटेरियन रेजिम, करप्शन और माइग्रेशन के कारण रशिया धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। फिर भी 5 चीजों की वजह से आज भी पूरी दुनिया रशिया को एक सुपर पावर मानते हैं। मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ऑयल और गैस, फूड ग्रेन्स, 6000 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स और $1.6 ट्रिलियन का इकोनॉमी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को यही बताना था कि अगर मिलिट्री और ऑयल को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दे तो रशिया, चाइना और इंडिया के सामने कुछ नहीं है। जितना जरूरत इंडिया और चाइना को रशिया का है, आज के समय उससे कई गुना जरूरत रशिया को इंडिया और चाइना का है। तो ये एक वीडियो सीरीज है, इसमें हम बात करेंगे सीनो रशियन और इंडो रशियन रिलेशनशिप के हिस्ट्री के बारे में, और बात करेंगे 2022 के सैंक्शन के बाद से शुरू हुई चाइना और इंडिया के ऊपर रशिया की ओवर डिपेंडेंसी के कारण इन फ्यूचर किससे और क्यों रशिया को ज्यादा खतरा है। तो पार्ट 1 यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे सीनो सोवियत और सीनो इंडियन रिलेशनशिप के हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है चाइनीज सिविल वॉर के समय से। उस समय सोवियत यूनियन और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच बड़ा दुश्मनी था। काफी बार तो युद्ध भी हो गया था दोनों के बीच में। इस सिविल वॉर में सोवियत यूनियन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थक था, क्योंकि हम लोग तो जानते ही है कि कम्युनिस्ट भाई भाई होते हैं। सोवियत यूनियन बहुत तरीके से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मदद करता था। चियांग काई शेक इससे काफी नाराज था। हाँ, अब आप लोग ये मत कहना कि चियांग काई शेक इस सिविल वॉर में अकेला था। ये करप्शन का चक्कर है बाबू भैया, करप्शन का चक्कर। खैर छोड़ो, मदद की सारे हदें पार होती है 1946 में, जब सोवियत यूनियन मानचूरिया को रिपब्लिक ऑफ चाइना के बजाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को हैंडओवर कर दिया, जिससे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को इस सिविल वॉर में रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ एक तगड़ा बूस्ट मिला। फिर क्या होना था, सोवियत यूनियन की मदद से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये सिविल वॉर जीत गया और इसके साथ ही चियांग काई शेक अपनी सरकार को लेकर ताइवान भाग गया। साल 1950 में सोवियत यूनियन और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ। इसके तहत पहले तो दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बिल्डअप हुआ, मतलब पोर्ट आर्थर और चाइनीज ईस्टर्न रेलवेज वापस चाइना को हैंडओवर कर दिया गया और चाइना मंगोलिया की इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी हस्बैंड वाइफ से कम नहीं था। पिछले 30 सालों से चले आ रहे सिविल वॉर और 5 साल की भयानक जापानीज इन्वेशन के वजह से चाइना के अंदर अब कुछ नहीं बचा था। अब चाइना को वापस खड़ा करने के लिए सोवियत यूनियन चाइना को एक ह्यूज अमाउंट का लोन लो इंटरेस्ट में प्रोवाइड किया। इसके साथ ही चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए सोवियत यूनियन अपने कुछ विशेषज्ञों को 1 साल के लिए चाइना में भेजा। अब क्योंकि सोवियत यूनियन और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए दोनों देशों का दुश्मन एक ही होगा। इसीलिए वेस्टर्न देशों को टक्कर देने के लिए सोवियत यूनियन चाइना को भारी मात्रा में वेपन्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। इस सब के बदले में चाइना को अपनी सरप्लस नेचुरल रिसोर्सेज को सोवियत यूनियन को देना पड़ता था। मतलब आप लोग देख ही सकते हो हस्बैंड वाइफ के बीच का आदान प्रदान। खैर, अंदर ही अंदर स्टालिन को ये शंका था कि इन फ्यूचर माओ जेडोंग भी टीटो की तरह सांप ना बन जाए, लेकिन दोनों के प्रति दोनों का शक लगभग खत्म ही हो गया कोरियन वॉर के दौरान।
लेकिन एकदम पर वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गया स्टालिन के मृत्यु के बाद। दरअसल माओ जेडोंग के साथ जोसेफ स्टालिन के कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी माओ स्टालिन को पूरे कम्युनिस्ट वर्ल्ड का लीडर मानता था। मतलब माओ स्टालिन की पर्सनालिटी का फैन बॉय था। अब निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आने के बाद सब कुछ लगभग ठीक ठाक ही था, क्योंकि इसी दौरान सोवियत यूनियन चाइना को धीरे धीरे करके न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा था। पोलैंड, हंगेरी, नॉर्थ कोरिया ये सब छोटका छोटका है, इन देशों से कुछ नहीं होगा। हमारे अलावा वेस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने वाला अगर कोई बन सकता है तो वो होगा चाइना। इसीलिए वेस्ट के खिलाफ अपना पंजा मजबूत करने के लिए हमें चाइना को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना पड़ेगा। कोरियन वॉर और ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के दौरान अमेरिका ने चाइना को न्यूक्लियर थ्रेट दिया था, तो अब माओ को भी रियलाइज हुआ कि अगर जल्द से जल्द हम भी न्यूक्लियर बम बना ले तब किसी का भी हिम्मत नहीं होगा हमें थ्रेट देने का। लेकिन सीनो सोवियत रिलेशनशिप में एक बड़ा फ्रैक्चर आया क्रुश्चेव के कुछ कामों के वजह से। दरअसल निकिता क्रुश्चेव ने अपने देश की जनताओं को स्टालिन के खौफ से मुक्त करने के लिए डिस्टालिनाइजेशन प्रोसेस चालू कर दिया। इससे माओ काफी नाराज हुआ। क्रुश्चेव 1956 में हुई हंगेरियन अपराइजिंग को फोर्सफुली दबा दिया। माओ इससे भी नाराज हुआ। क्रुश्चेव वेस्टर्न देशों के साथ सोवियत यूनियन के संबंध को सुधारने का भी कोशिश कर रहा था। सिर्फ यही नहीं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद जब क्रुश्चेव जॉन एफ कैनेडी के साथ एक सीक्रेट ट्रीटी साइन किया और क्यूबा से अपने मिसाइल्स विथड्रॉ कर लिया, तब माओ क्रुश्चेव से गुस्सा हो गया। उनका मानना था कि स्टालिन एक अकेला आदमी कैसे वेस्टर्न देशों को शेर की तरह दहाड़ता था, लेकिन ये क्रुश्चेव तो नल्ला निकला। कैसे ये बेशर्मी के साथ वेस्टर्न देशों के सामने झुक रहा है। इस तरह का लीडर पूरे कम्युनिस्ट वर्ल्ड के लिए खतरा है। बात करें क्रुश्चेव की, तो वो भी माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और इंडो चाइना वॉर से नाखुश था। इंडिया, तिब्बत और उइघुर मुसलमानों के प्रति क्रुश्चेव का थोड़ा सिंपैथी था। खैर, इसी मतभेद के कारण साल 1962 में चाइना सोवियत यूनियन के साथ अपने सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को खत्म कर दिया। इसी के साथ ही कम्युनिस्ट वर्ल्ड अब दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ सोवियत यूनियन, उसके पपेट्स क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, दूसरी तरफ चाइना और अल्बानिया। 2 साल बाद पॉलिट ब्यूरो ने क्रुश्चेव को ही निकाल दिया। चाइनीज न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट और सीनो सोवियत वॉर। अब सोवियत यूनियन तो दोस्त नहीं रहा, दुश्मनी तो वेस्टर्न देशों के साथ भी है। अब इस आइसोलेशन को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए चाइना धीरे धीरे अमेरिका की तरफ झुकने लगा। 1971 में एक तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना का रिकॉग्निशन मिल गया। फिर आया इंडो पाकिस्तानी वॉर, जहां पर ह्यूज सोवियत इन्वॉल्वमेंट के चलते चाइना और अमेरिका की रिलेशनशिप और क्लोज होता गया, जो 1972 में रिचर्ड निक्सन की चाइना विजिट के दौरान अपनी पीक पर था। इसके बाद की दशक यानी 1980s में चाइना की मार्केट को सबके लिए खोल दिया गया। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी, बाप बाप होता है और बेटा बेटा। तिएनमेन स्क्वायर मैसाकर के कारण जब यूरोपियन यूनियन ने चाइना के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया, तब चाइना एक बार फिर से आइसोलेट होने के कगार पर था। चाइना फिर से सोवियत यूनियन की तरफ झुक गया। सोवियत यूनियन भी चाइना को मना नहीं कर सका, क्योंकि उस समय सोवियत यूनियन कोई देश नहीं था, बस एक मजाक था। खैर, इसके 2 साल बाद ही सोवियत यूनियन का मृत्यु हो गया। आजादी के बाद से भारत किसी के भी दलदल में नहीं जाना ही बेहतर समझा। अब उसके पड़ोसी पाकिस्तान का माँ के कोख में रहते टाइम से ही एक सपना था, गजवाए हिंद। लेकिन वो क्या है कि जमाना बदल गया है, इसलिए पाकिस्तान धीरे धीरे वेस्टर्न देशों की तरफ झुकने लगा। अब इंडिया को भी मजबूरी में आके नॉन अलाइंड रहते हुए भी प्रो सोवियत बनना पड़ा। लेकिन पहले ही पाकिस्तान की तरह वेपन परचेस पर नहीं गया। भाई, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में फर्क होता है। इंडिया पहले अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। खैर छोड़ो, निकिता क्रुश्चेव सत्ता में आने के बाद से इंडो सोवियत रिलेशनशिप अच्छे होते गए, क्योंकि निकिता क्रुश्चेव और माओ के बीच संबंध कैसा था ये बात हम सभी जानते हैं। इसी कारण कश्मीर इशू, एक्विजिशन ऑफ गोवा पर सोवियत यूनियन इंडिया को खुलकर सपोर्ट किया। बार बार भेटो का इस्तेमाल करके सोवियत यूनियन इंडिया के खिलाफ लाए गए सारे रेजोल्यूशंस को पास होने से रोक दिया। सिर्फ यही नहीं, इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स के टाइम पर भी सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा, लेकिन सिंपैथी इंडिया के प्रति ही था। अब 1962 तक तो लगभग ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इंडो चाइना वॉर के बाद से इंडिया सोवियत वेपन्स का एक बड़ा कस्टमर बन गया। अब 1962 के बाद से सोवियत यूनियन भी इंडिया की तरफ झुकना शुरू किया, क्योंकि चाइना तो हाथ से गया। अब किसी एक को तो चाहिए ही थी अपनी आग बुझाने के लिए।
रिलेशनशिप और मजबूत होते गए 1969 के सीनो सोवियत वॉर के बाद से, जो 1971 में अपनी पीक पर था। इसी साल सोवियत यूनियन और इंडिया के बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ। इसके तहत 1971 के इंडो पाकिस्तानी वॉर में हाई सोवियत इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। खैर, इसी समय इंडो सोवियत रिलेशनशिप में कुछ छोटे छोटे क्रैक्स देखने को मिले। दरअसल जब इंडिया में पहली बार एक नॉन कांग्रेसी बंदा प्राइम मिनिस्टर बना, तब वो इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशंस और वेपन परचेस को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा था। मतलब इंडिया की सोवियत निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहा था। इससे सोवियत यूनियन इंडिया से काफी नाराज हुआ, क्योंकि एक तो सोवियत यूनियन उस समय एक आइसोलेटेड कंट्री था। 1962 में उसने चाइना को भी खो दिया, तो अब अगर इतना बड़ा देश भी हाथ से निकल जाए तो सोवियत यूनियन का क्या होगा। खैर, सोवियत यूनियन की सरदर्द जल्दी ठीक हो गया, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सोवियत यूनियन का सरदर्द फिर से बढ़ गया। खैर, राजीव गांधी सत्ता में आने के बाद सरदर्द थोड़ा तो कम हुआ, लेकिन अफसोस। तो इन सारे घटनाओं से हम यही समझ सकते हैं कि स्टालिन की मौत के बाद से 1991 तक इंडिया ही सोवियत यूनियन का क्लोजेस्ट एलाई था। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। इसके पार्ट 2 में हम बात करेंगे सिनो रशियन और इंडो रशियन रिलेशनशिप के हिस्ट्री के बारे में, मतलब 1991 से लेके आज तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।